तो ये हो गया कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। आपके दो बेटे, दूसरा बेटा इस बर्फबारी में घुटने घुटने और कमर तक बर्फ में खड़ा होकर राइफल लेकर सीमा की चौकसी कर रहा है। एक बेटा खेत में काम कर रहा है, दूसरा बाहरी सुरक्षा। सुरक्षाएं देश की सबसे महत्वपूर्ण दो होती है। एक तो अन्न की सुरक्षा, अगर पूरे देश से अन्न गायब हो जाए अकाल पड़ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और अगर हमारी बंदूक ढीली हो गई हमारे बेटे की तो शत्रु हमारे देश में प्रवेश कर जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, टाटा ने सर्वे करवाया था कि सीमा में शहीद होने वाले जो बच्चे हैं, गांव के, किसान के, मजदूर के, वो 99% बच्चों ने शहादत दी है सीमा पर देश की रक्षा में। उसमें भी आपका योगदान उतना ही है। हमारे गांव में, देहातों में, जिलों में सीमा में शहीद होने वाले किसान और मजदूर के बच्चों के शव तिरंगे में लिपट कर आते हैं, आप सबने देखा होगा। इस प्रकार से भारत की बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में भी हमारा सबसे बड़ा योगदान है। रोजगार में भी हमारा योगदान है और लोगों की जीवन रक्षा के लिए हम अन्न देव को पैदा करते हैं, उसमें भी हमारा सबसे बड़ा योगदान है। जब हम 110 करोड़ हैं इस काम में लगे हुए लोग, तो 110 करोड़ लोग अगर एकजुट होते हैं, हर घंटे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बदलने की ताकत आपके हाथों में है। वोट में भी हम सबसे भारी हैं। सरकारें बदलना हमारे बाएं हाथ का काम, पर दुर्भाग्य है कि हम संगठित नहीं हैं, हम बटे हुए हैं। जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो गांव में मैं पूछता हूं कि तुम्हारे गांव में कौन कौन सी पार्टी के लोग हैं, तो बोलते हैं कि जो मकान दिख रहे हैं लाइन से ये फूल वाले, ये गांव में घर दिख रहे हैं ये पंजे वाले, ये हाथी घोड़ा वाले। तो गांव बटे हुए हैं और बांटने का काम पार्टी में। तो मैंने किसानों से केवल इतना ही कहा है कि आप जिस पार्टी में है रहे आए, जहां वोट देना है देते रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग। परंतु जब किसान की बात हो, जब मजदूर की बात हो और जब देश पर संकट की बात हो, तो हम पूरी ताकत से इस देश के साथ हैं, क्योंकि हम सबसे पहले राष्ट्रवादी हैं। ये देश रहेगा तो धर्म के वाले मान्य लोग रहेंगे, ये देश रहेगा तो तमाम बड़े बड़े नेता रहेंगे। और जब ये देश ही नहीं बचेगा तो फिर पहाड़, नदी, नाले को लेकर हम क्या करेंगे? तो देश की सुरक्षा, सभी प्रकार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बंधुओं, ये आपकी ताकत है। इस ताकत को आप अंदर से महसूस करिए कि आपके बगैर देश की कल्पना संभव नहीं है। आप देश के सबसे बेहतरीन नागरिक हैं। और यहां जो पंडाल में बैठे लोग हैं, ये देश के क्रांतिकारी लोग हैं। आज आप भाजपा में हो सकते थे, कांग्रेस में हो सकते थे, पर आपने सबने संघर्ष का रास्ता चुना। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी जो भी हैसियत है वो आपसे है, आपकी ताकत से। आप इस संगठन के आभूषण हैं। नई पीढ़ी को तैयार करने का हम काम कर रहे हैं, युवाओं को आगे ला रहे हैं। और मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि वो आगे आए, क्योंकि हम लोग की उम्र का सवाल है। एक उम्र के बाद में हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि अगर किसानों के हाथ ढीले पड़ गए, मजदूर के हाथ ढीले पड़ गए, तो युवाओं के स्वप्न, तपस्वियों का तप, कारखानों का काम, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।
बचेगा नहीं कुछ देश में। हमारे नारे में भी यही साफ है कि हम अन्न के भंडार भरेंगे, हम देश की जनता को भूखा नहीं मारेंगे। ईश्वर ने हमको किसान कुल में जन्म दिया है, हम देश की जनता को पालने का काम करेंगे, देश की जनता को अन्न देंगे, मगर ये प्रार्थना करते हैं कि हमको वाजिब कीमत तो मिले। इसलिए अपना नारा लगता है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। लाल झंडे वाले क्या बोलते हैं नारा, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी। ये नारा राष्ट्र हित में नहीं है। अगर देश में हमला होता है चीन का या पाकिस्तान का, कोई संकट काल खड़ा हो जाता है, तो हम सबसे पहले देश के साथ खड़े होंगे। हम देश की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएंगे। उस समय हमारा कोई आंदोलन नहीं होगा, धरना नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र सबसे पहले हमारे लिए है। बंधुओं, ये जो अधिवेशन है, अधिवेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि कार्यकर्ता मिलते नहीं है आपस में। जिलों के जिले में रहते हैं और जिले वाले आपस में मिलते रहते हैं। परिवार में जब शादी विवाह होता है तो सारे रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे होकर आपस में मिलते हैं। ये भी हमारा 3 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा विवाह के रूप में काम होता है। तैयारियां होती हैं, पंडाल बनते हैं, खाने वाले आते हैं और आपस में कार्यकर्ता मोबाइल नंबर लेते हैं, शेयर करते हैं, मिलते हैं, अपने अपनी समस्याएं बताते हैं। तो ये परिवार भाव है। इस संगठन की सबसे पहली सीढ़ी परिवार भाव। अगर एक कार्यकर्ता को तकलीफ है और वो मुझे फोन करता है और अगर वो बहुत पीड़ा में है तो मुझे भी उतनी पीड़ा होती जितनी उसको पीड़ा है। उसी प्रकार संगठन के हर कार्यकर्ता को उतनी पीड़ा होना चाहिए कि मेरे परिवार के व्यक्ति को संकट है। कोरोना काल में जबलपुर में एक किसान को वो जो बाहर निकला तो पुलिस ने लाठी मार मार कर उसको मार डाला। मैं रात भर सोया नहीं और मैंने सीएम से लेकर तमाम लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद एफआईआर करवाई। आज वो पुलिस का एक अधिकारी, 6 सिपाही आज भी वो जेल में है। हम उसको जिंदा तो नहीं कर सकते, पर भविष्य में किसान के साथ कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ये आवश्यक होता है कि अपराधी को दंड मिले। तो बंधुओं, किसान को थोड़ा जगाना पड़ता है, तो वो हम काम जगाने करते हैं। किसी भी संगठन का मुख्य काम मांगे मनमाना नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। मुख्य काम है आपको जागृत करना, आपको अपने अधिकारों से अवगत कराना, आपको संगठित करना। और यदि हर किसान देश का जागृत हो गया और संगठित हो गया तो उसको किसी भी किसान संगठन की या महासंघ की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। तो ये मुख्य उद्देश्य जानकारियां देना, संगठित करना, अपने नैतिक दायित्वों और अधिकारों के प्रति उसको सचेत करना, ये हमारा मुख्य काम। और समर्पण का भाव को जागृत करना है किसानों को। आज देश में सबसे बड़ा संकट और पूरी दुनिया में विश्वास का संकट है। हम किस पर विश्वास करें? बारी बारी से हमको सबने ठगा। ऐसा कोई दल नहीं आया जिस दल ने किसानों के साथ में कुछ काम किया हो। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, पर जो हमारी मुख्य मांग थी उस पर आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। आपको जानकारी होगी कि आजादी के बाद 5 आयोग बने हैं। कितने आयोग बने हैं? 5। कर्मचारी अधिकारी का आयोग बनता है, 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान बनता है।
उनको जिस तारीख से वो वेतनमान लागू होता है उस तारीख से उनको पैसा दिया जाता है। हमारे 5 आयोग बने हैं मगर एक आयोग की भी सिफारिश को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया है। आखिरी आयोग था हमारा, जब हम दिल्ली में धरने पर बैठे थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, आपकी मांगें जायज है और आपकी मांगों के लिए हम एक आयोग का गठन करते हैं। तब हमने कहा कि पहले 4 आयोग बन चुके हैं, उनकी मांगों को आपने तो पूरा नहीं किया है। तब एक आयोग बना, उसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर सोमपाल शास्त्री। उनकी सरकार चली गई, वाजपेयी जी गवर्नमेंट में वो पीएमओ में थे, तो उन्होंने आयोग से त्याग पत्र दे दिया और फिर उस आयोग के चेयरमैन ने डॉक्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन आयोग का नाम नहीं है, आयोग का नाम तो हमारा इनकम को लेकर है, पर वो थे, उसमें कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति को लेकर आए थे। वो आयोग ने 2 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर जानकारियां ली किसानों से। भोपाल भी आए, यहां पास में एकेडमी है, प्रशासनिक एकेडमी, उसमें आए और आकर सबकी सुनवाई की। हमको भी लेटर आया था कि आयोग के सामने जाना है आप। हम भी गए। स्वामीनाथन साहब को हिंदी नहीं आती थी, तो एक सीनियर आईएएस थे अतुल सिन्हा साहब, वो एक जमाने में जबलपुर कलेक्टर रहे हैं, वहां मैं छात्र नेता हुआ करता था। उनके कालखंड में कई बार मैं जेल गया था, वो अच्छे से जानते थे। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि हमारी मांग के प्रति हमको कितना समर्पण करना चाहिए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि कारखाने के व्यक्ति को अपनी वस्तु का दाम तय करने का अधिकार होता है। मान लो वो माचिस बनाता है, तो कारखाने की पूरी कीमत, ब्याज और सब कुछ काटने के बाद में डीलर का कमीशन, खुद का प्रॉफिट जोड़कर वो अपनी वस्तु के दाम तय करता है। इस देश में सबसे बड़ा समाज किसान है, जो इतनी लागत लगाता है पर उसके दाम सरकार तय करती है। और मंडी में हमारा अनाज का एक शब्द दिया जिससे मुझे बहुत चिढ़ है कि अनाज की नीलामी बोली हो रही है। होती नहीं होती? मंडियों में नीलामी होती नहीं होती? तो हमने भैया किसका कर्जा खाया है जो हमारे अन्य देव को तुम नीलाम करोगे? ये तो अन्य देव है, इसकी नीलामी सब ठीक नहीं है, हटाइए इसको। हम जब मूर्ति खरीदने जाते हैं भगवान की, तो मूर्तिकार बोलता है कीमत नहीं है, निछावर है इस मूर्ति का। तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा कि अन्य देव की नीलामी का शब्द वापस लीजिए और अन्य देव के ऊपर निछावर क्या दे रहे हैं आप, ये बताइए। पर आज भी मंडी में नीलामी होती है। तो मैंने कहा कि कारखाने वाले को पूरी छूट है कि जो भी दाम बेचे आपको लेना पड़ेगा, पर किसान के दाम आप तय करते हैं नीलामी के द्वारा। और दिल्ली में जो कमीशन बैठता है वो कमीशन ही बेईमानी पूर्ण सिफारिश से करता है, सरकार को मुंह देख के तय करता है। इसलिए C2+50, C2 का मतलब होता है कल्टीवेशन में आने वाले तमाम खर्चे। तो मैंने कहा कि हमारी जमीन मान लो 10 एकड़, 10 एकड़ जमीन में 10 एकड़ की कोली, हमारे यहां कोली बोलते हैं, मालवा में खोट बोलते होंगे, का क्या पैसा हुआ। मान लीजिए 20,000 रुपए एकड़ की कोली हुई तो 2 लाख रुपए हमारे वो जोड़िए हमारी लागत में कि हमारी जमीन की किराया 2 लाख रुपया। उसके बाद मेरे परिवार में 5 लोग हैं जो खेती का काम करते हैं और हमारी माता जी या हमारी पत्नी
पूरे घर का और खेती का काम में बराबरी सहयोग करती है, खाना बनाती खिलाती है। उसके कारण हम लोग खेत में काम कर पाते हैं। ठीक है। तो उन 5 लोगों की मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से उनकी मजदूरी जोड़ी है। 300 रुपया मनरेगा की मजदूरी है, इतना ही है ना। तो 15×75, तो ये और 1 महीने का हुआ, आप लगा लीजिए कितना हुआ, हिसाब लगाओ। देखो हिसाब नहीं लगा पाते। 45,000 रुपया है, 45 लोगों का 300 रुपये रोज से 1 माह का 45,000 रुपया बने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि तुम्हारी भी मेरी बातचीत में हिस्सेदारी हो। बोलो 45,000 मासिक, तो 45,000 रुपया हमारा लेबर चार्ज हुआ 1 महीने का। फिर उसके बाद में ट्यूबवेल की मोटर जल गई, उसको निकलवाना है, पैसे देना है। मोटरसाइकिल से मोटर लेके हम वहां तक गए, पेट्रोल जला, लेबर को ले गए, उसका वेतन, खाद का पैसा, बीज का पैसा। उसके बाद में कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर, ट्रैक्टर का ड्राइवर, दतुआ भजवाना है, कीटनाशक से लेकर तमाम चीजों के खर्चे हैं, सिंचाई का पैसा, बिजली का बिल, ये सारे खर्चे जोड़े जाए। जब ये सारे खर्चे जोड़ देंगे आप, तो 3 साल में एक बार हमारी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण 19-20 हो जाती है, कई बार पूरी नष्ट हो जाती है, वो भी जोड़ा जाए इसमें। और ट्रैक्टर मैंने लिया है मान लीजिए 10 लाख का, तो ट्रैक्टर 1 साल में 8 लाख का हो जाता है, 2 लाख कीमत गिर जाती है। तो मशीनों की जो कीमत में गिरावट है वो भी इसमें जोड़ा जाए। और ये सब जब जोड़ दोगे आप, तो ये हो गया C2। इसको आपको बताना है गांव में जाकर, बहुत ध्यान सुनिए। +50, यानी C2 के आधार पर 50% रुपया पूरी लागत एक तरफ, और उस पर से 50% मुनाफा। ये उसमें है जो हम लोग बार बार कहते हैं स्वामीनाथन आयोग क्या है, हम जानते नहीं है। अगर उस हिसाब से हमको 2007 में पैसा मिला होता, आज गेहूं का रेट 5,000 रुपए क्विंटल होता। अब इसमें कहानी हुई, ये सारी बातें हमने भोपाल की एकेडमी में कही। उन्होंने सारी चीजें तो मानी, मगर वो 3 साल में जो गिरावट, फसल नष्ट हो जाती है एक बार, उसको नहीं माना, और आयोग ने रिपोर्ट जारी कर दी। ठीक है जी। अब सरकार ने कहा, तत्कालीन जो भी सरकार थी, कि आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के दृष्टिकोण से हमको 10 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बना दी, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मिस्टर हुड्डा साहब, उस कमेटी के बने चेयरमैन। आयोग ने सिफारिश की कि किसानों, आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है C2+50 की, वो सही है, उसको लागू किया जाए। एक कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, पर वो किसी ने लागू नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के घोषणा पत्र में कहा, और ये कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो किसानों को पूरा विस्तार से उन्होंने बताया, उसकी वीडियो है, कि C2 ये है, +50 ये है, हम किसानों को ये देंगे। परंतु उन्होंने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि हम किसानों को C2+50 के हिसाब से फसल के दाम नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में हम दिया। हमने भाषणों में कहा है, घोषणा पत्र में भी लिखा है, परंतु हमने कोई स्टाम्प पर लिख के नहीं दिया है। हमारा मुकदमा खारिज हो गया। तो फिर इस भोपाल
भोपाल में इसी बीच में एक लैंड बिल आ गया, भूमि अधिग्रहण कानून आ गया। वो कानून में यह था कि आप की जमीन जो कॉरिडोर है, वो हाईवे है, वो उसके 50 किलोमीटर दाएं और बाएं की जमीनों को सरकार लेगी और लेकर उद्योगपतियों को कारखाना लगाने के लिए देगी। किसान कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसकी अपील केवल एसडीएम क्या होगी और कलेक्टर क्या होगी। हाहाकार मच गया, किसान की जमीन जाने वाली, और किसान की धरती उसकी मां है। यह भाव हमारे मन में आना चाहिए कि वो हमारी मां है। उस मां में हमारी मां की भी अस्थियां हैं, हमारे पूर्वजों की भी अस्थियां हैं, हमारे पुरखों की धरोहर है, और कोई हमारी मां को हमसे छीन लेगा, ये संभव नहीं हो सकता। 10,000 किसान यहां से पैदल दिल्ली पहुंचे। भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी किसान आए, वहां अलग अलग टेंट गड़ाकर बैठे हुए थे। तो वहां जंतर मंतर में 12 घंटे 8 घंटे का किराया लगता है, 35-40 हजार रुपया टेंट का, और शाम को धरना समाप्त, ट्रेन पकड़ी, वापस आ गए। तब मैंने कहा कि हमारे देश के किसानों को अलग अलग प्रांतों से लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, हमको एक होना पड़ेगा। तो 14 किसान नेता देश के दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में बैठे और ये विचार किया कि हमको गैर राजनीतिक संगठनों, जितने भी देश में किसानों के संगठन है गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल, उनको एक होना चाहिए और एक नया बैनर बनाना चाहिए। तो पंजाब के सरदार जी थे पिछोरा सिंह जी, उन्होंने कहा कि काका जी, पंजाबी बोलते थे वो, कि काका जी तुम ही दसो जी, दसो मतलब आप बताओ। तो हमने कहा इसका नाम रखा जाए राष्ट्रीय किसान महासंघ। और छोटी छोटी मांग लेकर हम जाते हैं, 80-85। सरकार हमारी मांगे छोटी छोटी मान लेती है, बड़ी मांग हमारी वहीं रहती है। अब हम छोटी मांग नहीं मानेंगे, बड़ी ताकत लगा के हम 5 लाख 7 लाख किसान दिल्ली पहुंचते हैं और वो हमारी 10, 15, 20, 25 मांग मान लेते हैं, आंदोलन खत्म हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती। तो छोटी मांग हम नहीं मानेंगे, मांगेंगी नहीं, हम केवल मुख्य 2 मांग मानेंगे। केवल 2 मांग को हमारी रहेंगी। उन्होंने कहा क्या क्या रखेंगे, उन्होंने कहा भूमि का ले लो, ये लंबी नहीं, केवल 2। नारा दिया हमने, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। हमको फसल का वाजिब दाम मिले और किसान जो कर्जदार हुआ है उसका पूरा ऋण मुक्त किया जाए। कर्ज माफी नहीं चाहते, माफी शब्द अपराधी के लिए होता है। अपराध किया है माफ कर दो, हमने अपराध नहीं किया है, हमने देश को पालने का काम किया है। और आपके निकम्मेपन के कारण हम कर्जदार हुए हैं। 10 वर्षों में 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। तो उन्होंने सबने कहा कि भाई ये चूंकि आपकी कल्पना है और इसलिए आप एक काम करिए, इसको हम लोग सबको समझाने के लिए आप अपने मध्य प्रदेश में ही एक अधिवेशन रखिए। हमने बैठक ली देवेंद्र नारायण जी, रविदत्त सिंह जी, हमारे तमाम सीनियर नेताओं के साथ, कि भाई पूरे देश की जितने भी नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक किसान संगठन हैं उनका एक अधिवेशन करना है। अधिवेशन किया तो मध्य प्रदेश की जमीन में पहली बार पूरे देश के किसानों को एक करने का काम किया और अधिवेशन हुआ। 80 संगठन भारतवर्ष के आए उसमें, और ये प्रस्ताव पास किया कि ऋण मुक्त किया जाए और हमको C2+50 के हिसाब से फसल का दाम दिया जाए और सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी दी जाए, यानी MSP का रेट इस भाव से तय होना चाहिए।
आंदोलन चल रहा था। इसी बीच मोदी जी ने एक और घोषणा की और पत्र लिखे सारे मुख्यमंत्रियों को कि किसानों को जो गेहूं पर बोनस मिलता है, धान पर बोनस मिलता है, इसको समाप्त किया जाए और जो प्रांत समाप्त नहीं करेगा उसको हम FCI उसके हाथ से सामान नहीं खरीदेगा और आपको बजट भी नहीं देंगे। तो सभी राज्यों ने हमारा बोनस बंद कर दिया, धान का और गेहूं का। अब आंदोलन चला, यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते कुछ समय हुआ, 50,000 लोग, 25,000 लोग जेलों में गए, दिल्ली में गए। आंदोलन चलता रहा, जंतर मंतर से गिरफ्तारियां हुई, एक दो मांग को लेकर। अब इसके बाद जब मैं अपने खेत पे था, ट्रैक्टर चलवा रहा था, तो एक पत्रकार दिल्ली के, उन्होंने कहा कि 3 ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ईमेल करते हैं। हमने पढ़ा, उनको देखा और फिर तमाम कानून के जानकार कृषि विशेषज्ञों से चर्चाएं की। तो प्रधानमंत्री जी को मैंने अभी तक 5 पत्र लिखे थे, 4 का जवाब आया, इसका कोई जवाब नहीं आया। ये पहला पत्र गया था भारत के किसानों की ओर से, वो भी मध्य प्रदेश की जमीन से गया था। ये 3 काले कानून है। एक किसान की डेथ वारंट है, इसके बाद किसान नहीं बचेगा देश का। और 3 कानूनों का कुल खेल ये था कि पूरी जो 16 लाख हजार करोड़ का कृषि का व्यापार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बड़ा व्यापार किसी का नहीं। इसको कंपनियों के हवाले करना, अडानी के, अंबानी के, ये उसका भाव था। उस भाव को हम लोग समझे और उसका विरोध किया। उसका आपको पता है कि 7 नवंबर को हमारी दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में जब ये राष्ट्रीय किसान महासंघ बन गया तो हमारे पास जो राजनीतिक विचारधारा के किसान नेता थे वो भी आए। उन्होंने कहा कि हमको आप राष्ट्रीय किसान महासंघ का मेंबर बना लीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, CPM, CPI, लाल झंडे वाले, इनको मना कर दिया, योगेंद्र यादव। अब मना किया तो उन्होंने एक नए दुकान खोल ली, अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा के किसान नेता थे। दिल्ली में जब बैठक हुई तो पंजाब के साथियों ने हमसे बहुत निवेदन किया कि ये आंदोलन इनके साथ मिलकर लड़ लेते, दोनों मिलकर लड़े। तो मैंने कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों के साथ आंदोलन करना ठीक नहीं है। ये आंदोलन को बेच देंगे और अपनी अपनी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने साथ आना चाहते हैं। पर चूंकि सभी एक राय हो चुके थे और मुझे बहुत मनाया कि अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलके और राष्ट्रीय किसान महासंघ दोनों मिलके किया जाए। तो रकाबगंज गुरुद्वारा में मुझसे पूछा गया कि जी मान जाइए आप। मैंने कहा धोखा होगा इनसे आप, क्योंकि आप सबका अनुभव उतना नहीं है, हम जानते हैं। पर दबाव था मेरे ऊपर, बहुत प्यार से दबाव दिया उन्होंने। मैंने कहा चलो एक लड़ाई लड़ लेते, मिलके लड़े। इसका नाम बताइए क्या रखा जाए। तो मैंने कहा संयुक्त किसान मोर्चा इसका नाम रखा जाए, पहली शर्त। दूसरी, जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के किसान नेता हमारे साथ आ रहे हैं, हम अपने मंच पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने देंगे और ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है।
ये बात भी आपकी मान ली। फिर मैंने कहा कि आंदोलन अहिंसात्मक होगा। आज भी देश में गांधीवादी आंदोलन ही चलेगा। सरकार चाहेगी कि आंदोलन उग्र हो जाए, और सरकार ने खूब कोशिश की कि आंदोलन उग्र हो गया, लाठी गोली चल गई तो नेताओं को जेल में डाल देंगे, बाकी सब भाग जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये अधिवेशन में ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि जिनके पास सेना हो, मिलिट्री हो, बंदूक हो, तोप हो, तमंचे हो, उनसे निहत्था किसान नहीं लड़ सकता। गांधी जी ने एक अहिंसा का हथियार दिया है, वही आंदोलन लंबा चलेगा, परिणाम मूलक हो। बोले ये भी ठीक। इस प्रकार से तय की गई तारीख 27 तारीख को सब लोग ट्रैक्टर मार्च लेकर और दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली आ गए और जो आंदोलन चला आपको पता है। अब आंदोलन में जो विश्वासघात हुआ उसकी जानकारी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए। जो मुझे आशंका थी वही हुई। 11 राउंड वार्ता हुई, फेल हो गई। अमित शाह से बातचीत हुई, फेल हो गई। वो अड़े रहे कि हम 3 ऑर्डिनेंस को निरस्त नहीं करेंगे, आप संशोधन जितने चाहे उतने करा लो। हम भी अड़े रहे कि आंदोलन हमारी लाशें जाएंगी, हम हथियार हाथ नहीं उठाएंगे, हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे। 750 किसान शहीद हो गए। मीडिया ने पूछा बहुत किसान चले गए। जितनी लाशें चाहिए हम देंगे, मगर 3 काले कानून स्वीकार नहीं है। सरकार ने घुटने टेके। परंतु ये बाद में मालूम पड़ा कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे वो सरकार से वार्ता करते रहे अंदर अंदर, और आंदोलन को कमजोर करते रहे। मंत्रियों से मिलते रहे, गृह मंत्री से मिलते रहे। अब साहब हमने कहा कि 5 मांगे हमारी इसमें निकल आई हैं। सरकार केवल 3 काले कानून को वापस ले रही है। हमारी दूसरी मांग भी उतनी जरूरी है। एमएसपी पर सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लिख के देंगे। 1,48,000 मुकदमे बने आंदोलन में, मुकदमे वापस लेंगे, शहीद परिवार को क्षतिपूर्ति देंगे, नौकरी देंगे। ऐसी 5 बातें थी, उनको कहां तक हम बताएंगे, लंबा हो जाएगा। सरकार ने एक मांग नहीं मानी। मैंने कहा कि मुझे 50 साल हो गए हैं काम करती हुई, सरकार जो लिख के देती कुछ भी नहीं करती। बैठक में कहा मैंने, बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक छोटी कमेटी बनाओ। 5 लोग की कमेटी बनाई छोटी वार्ता के लिए। उस कमेटी में भी था। भारत सरकार ने लिख के दे दिया। तो जो हमारे साथी थे जिनको चुनाव लड़ना था या जो चुनाव लड़वाते हैं, मैंने कहा कि आप 10 दिन मेरी बात मान जाओ, 10 दिन और बैठे रहेंगे अपन, तो ये पूरी मांगे मनवा के जाएंगे, नहीं तो हमारे लोग मुकदमे में फंसे रहेंगे और ये गारंटी कानून नहीं दे पाएंगे एमएसपी पर। परंतु जिनको चुनाव लड़ना था वही लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे, कॉमरेड थे, कुछ नई पार्टी बनाने वाले लोग थे, कुछ हमारे पंजाब के साथी थे, उनको लगा कि वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बड़े हीरो हो गए। उन्होंने अपनी ट्रालियां वापस सामान रखना शुरू कर दिया और चुनाव लड़ने वाले अपनी ट्रालियां लेके पंडाल वंडाल उठा के जाने लगे। तब हमने अपनी लाज बचाने के लिए, मीडिया में मैसेज आएगा कि आंदोलन 2 फाड़ हो गया है। फिर बड़ी बैठक की और बड़ी बैठक में जब सरकार ने लिख के दिया, अग्रवाल साहब सेक्रेटरी थे उनके, तो बड़ी बैठक में तय हुआ कि ठीक है भाई, एमएसपी के लिए वो कमेटी बनाएंगे, मुकदमे वापस लेंगे, सब लिख के दे दिया उन्होंने। हमने बेमन से आंदोलन को स्थगित करना पड़ा हमको। और फिर उनसे मैंने कहा, पंजाब के साथियों से और तमाम नेताओं से ये कहा
कि 10 दिन बैठ जाइए और हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पूरे देश को एमएसपी चाहिए। तो कुछ नेताओं ने भ्रम फैलाया कि पंजाब को तो पूरा माल एमएसपी बिकता है, हमको कोई जरूरत नहीं। कुछ ने और भ्रम फैलाया कि अगर पूरे देश को एमएसपी पे देंगे तो पंजाब का खाता वहां चला जाएगा, तो पंजाब की नहीं बिकेगी। फूट डाल दी। अब इसके बाद